नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की और बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार से बुलियन को लेकर के थोड़ा सा कमजोर संकेत मिल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1276 प्रति औंस के आसपास है, करीब $1 की नरमी है और चांदी का भाव $17 प्रति औंस के नीचे ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर भी थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिल रही है। कल की जोरदार तेजी के बाद आज बाजार में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है। इसके अलावा कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड में गिरावट के बाद एक रिकवरी आई है और ब्रेंट क्रूड का भाव $53 के करीब पहुंचा है। 3 दिन के गिरावट के बाद आज बाजार में थोड़ी सी रिकवरी आई है। अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक 65 लाख बैरल घटा है, उसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिख रहा है। बाजार को स्टॉक 27 लाख बैरल घटने का था, तो बाजार के अनुमान के मुकाबले जो स्टॉक में गिरावट आई है वो ज़्यादा है और उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस के ऊपर दिख रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए प्रियांक उपाध्याय हैं एसएसजे कमोडिटीज़ के और साथ ही हमारे साथ रेनिशा चैनानी हैं मोनार्क कैपिटल की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा पहला सवाल रेनिशा आपसे ये होगा कि कल अच्छी तेज़ी हमने बुलियन में देखी थी और उसके पीछे वजह ये थी कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच तनाव बढ़ा है, तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं। ऐसे में क्या इस दबाव को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखना चाहिए? हाय मुझे गुड मॉर्निंग। जिस तरह से हमने गोल्ड एंड सिल्वर में कल सेफ हेवन बाइंग आते हुए देखी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण, आई थिंक ये रैली अभी भी कंटिन्यू रह सकती है। मुझे लग रहा है इंटरनेशनली अभी भी गोल्ड $1300 का लेवल टच कर सकता है एंड इनफैक्ट सिल्वर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से $17 का लेवल बहुत ही जल्द टच करेगा। तो ओवरऑल बाइंग ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए फॉर इंट्राडे एंड मेरे टारगेट्स रहेंगे फॉर गोल्ड इंट्राडे के लिए 29,100 तक टच हो सकता है एंड सिल्वर मुझे लग रहा है 39,000 और लेवल्स तक के हम लेवल्स देख सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स का फिलहाल व्यू रखिए, अभी भी टेंशन हमें नहीं है, अभी भी कंटिन्यू है। ठीक है, तो 28,850 के स्तर पर बाइंग की कॉल है। गोल्ड में 29,100 रुपए का टारगेट होगा। प्रियांक उपाध्याय, आपका व्यू गोल्ड और सिल्वर को लेकर क्या है? देखिए, जिस तरह का फंडामेंटल्स अभी शेप अप हो रहा है प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन से, तो एक सेफ हेवन अपील। चलिए आपको रोकना चाहूंगा। इस बीच SIS इंडिया की लिस्टिंग हो रही है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। करीब 5.5% की तेजी, 858 का स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है शेयर का। नई लिस्टिंग SIS इंडिया की आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। शुरुआती रिस्पॉन्स काफी बेहतर मिलता हुआ और यहाँ पर करीब 4.5 से 5% की तेजी दिख रही है SIS इंडिया में। तो आप देख पा रहे हैं लिस्टिंग, नई लिस्टिंग SIS इंडिया की अपनी स्क्रीन पर। तो नई लिस्टिंग इस बीच अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं और SIS की आज नई लिस्टिंग हुई है। और चलिए एक बार लौटते हैं फिर से कमोडिटी मार्केट पर और अब बात करते हैं क्रूड की और कच्चे तेल की कीमतों में कुछ रिकवरी आई है। प्रियांक उपाध्याय, क्रूड को लेकर के आपका व्यू क्या होगा? क्या आपको लगता है कि कच्चे तेल में जो रिकवरी का एक माहौल बना है उसका इम्पैक्ट आज इंडियन मार्केट पर दिखेगा? हाँ, कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ऑन द लोअर साइड इंटरनेशनल मार्केट में अराउंड $49, 48.50 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट साबित हो रहे हैं। एक रिकवरी बाउंस टुवर्ड्स 3200, 3230 आज के सेशन में आ सकता है। तो ओवरऑल बायस अपसाइड की तरफ दिखता है आज के लिए। ओके, तो इस बीच मार्केट की ओपनिंग हुई है, आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। कच्चे तेल में तेजी है, करीब आधा फीसदी की मजबूती है। क्रूड में 3176 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, करीब 19 रुपए ऊपर है MCX पर कच्चा तेल। तो तेजी के साथ शुरुआती दौर में ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में 92 रुपए की बढ़त है, 28,936 के स्तर पर है MCX पर गोल्ड और सिल्वर में करीब 134 रुपए की मजबूती है, 38,725 के स्तर पर है MCX पर चांदी का भाव। नेचुरल गैस में करीब आधा फीसदी की गिरावट, 185 के नीचे लुढ़क चुका है मार्केट। और कॉपर में अगर यहाँ पर हम देखें तो थोड़ी सी मजबूती है MCX पर कॉपर में। निकल में करीब आधा फीसदी की तेजी, 690 के ऊपर है शुरुआती दौर में MCX पर निकल का भाव। जिंक में करीब आधा % की मजबूती है, 188 के ऊपर है भाव। और लेड का मार्केट भी यहाँ पर मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, करीब 0.25% की तेजी लेड में देखने को मिल रही है। एल्युमिनियम में भी करीब आधा फीसदी की तेजी शुरुआती दौर में। सोयाबीन की बात करें तो यहाँ पर दबाव है। मस्टर्ड का मार्केट भी लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, तो एग्री मार्केट दबाव में है। ग्वार में आज भी थोड़ी बहुत तेजी की ही संभावना दिख रही है, मार्केट ने मजबूती की कोशिश की है। इसके अलावा अगर बात करें कैस्टर की, तो कल की जोरदार तेजी के बाद
कैस्टर का मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, महज 4 रुपये नीचे है और चने में करीब 27 रुपये की तेज़ी। तो ये आप देख रहे हैं मार्केट का ताज़ा हाल। और रेनिशा चैनानी, जैसा कि अभी हमने क्रूड के ऊपर राय ली है प्रियांक की, कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड का मार्केट दो तरह की खबरों के बीच यहाँ पर मूव कर रहा है। एक तो ये कि उत्पादन में बढ़ोतरी की खबरें आ रही हैं लगातार ओपेक की तरफ से, और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका में अब उत्पादन में स्टॉक में कमी शुरू हो गई है। तो आपको लगता है कि जो आज मार्केट रिकवरी के मूड में है क्रूड का, ये रिकवरी अभी कंटिन्यू रहेगा? नितिन जी राइटली सेड, पिछले 5 महीने से हम देख रहे हैं यूएस की जो इन्वेंट्रीज हैं वो लगातार फॉल हो रही है एंड हम डिक्लाइन देख रहे हैं। इस वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है, बट यूएस का जो प्रोडक्शन लेवल है वो ऑब्वियसली बढ़ रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि 2018 में वो 9.9 मिलियन बैरल्स पर डे टू 10 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन करेंगे। तो ओवरऑल जो मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स है क्रूड के अभी भी नेगेटिव है, बट शॉर्ट टर्म सपोर्टिंग फैक्टर्स जिस तरह से इमर्ज हो रहे हैं, जिस तरह से अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस बने हुए हैं यूएस एंड नॉर्थ कोरिया की वजह से, तो रिस्क ऑफ सेंटिमेंट की कारण हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है एंड बाइंग आ रही है। तो फॉर इंट्राडे बेसिस मैं बाय का रिकमेंडेशन दूंगी क्रूड ऑयल में करंट प्राइसेस से फॉर द टारगेट्स ऑफ 32-30। ओके, ठीक है। प्रियांक उपाध्याय, मेटल मार्केट को लेकर आपका ताजा आउटलुक क्या है और आज के लिए किस मेटल में आपके हिसाब से ट्रेड करना बेहतर रहेगा? नहीं, मेटल्स का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव दिखता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए। जिंक में हमने देखा है कि आउट परफॉर्मेंस दिखा है। जिंक मेरे हिसाब से अगर करेक्शंस आते हैं 187, 186 के जोन्स में, वहाँ पे बाई किया जा सकता है। 182 हाफ क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टू मीडियम टर्म टारगेट्स अराउंड 193 हाफ 195 जोन्स के रहेंगे। वहीं दूसरी पिक लेड में रहेगी 150, 149 हाफ के आसपास बाई किया जा सकता है। 148 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स 154 के रहेंगे। रेनिशा, आपकी टॉपिक क्या होगी आज मेटल्स में? ये जिंक इज मीडियम टर्म डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा आउट परफॉर्म किया है, बट शॉर्ट टर्म में पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है कि निकल हैज आल्सो बीन एन आउट परफॉर्मर। मैं निकल में बाय रिकमेंड करूंगी अराउंड 687 लेवल्स विद स्टॉप लॉस ऑफ 677। टारगेट 702 to 705 तक के देखे जा सकते हैं विद इन 1 or 2 days। ओके, रुपए के ऊपर आपका आउटलुक क्या होगा रेनिशा? डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल आप आज के लिए, इंट्राडे के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए क्या देख रही हैं? नितिन जी, जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के कारण सेफ हेवन बाइंग आ रही है, काफी जो रिस्क ऑफ एसेट्स है, तो डॉलर भी कभी कभी उसमें रिस्क ऑफ बाइंग में आ जाता है। तो हमने देखा है डॉलर इंडेक्स में काफी अच्छी रिकवरी आई है फ्रॉम द लेवल ऑफ 9250, अभी वो 9350 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो $1 पॉइंट का जो 100 बिप्स का जो इंक्रीज आया है वो सपोर्ट कर रहा है USD/INR को, एंड इस वजह से हमने देखा है USD/INR में डेप्रिसिएशन देखा गया है एंड मुझे लग रहा है ये डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रह सकता है आफ्टर 64.30 to 35 लेवल। तो मैं 64.10 के आसपास बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगी USD/INR में फॉर द टारगेट ऑफ 64.30। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रेनिशा आपका और प्रियांक उपाध्याय आपका भी हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आज मार्केट में कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:30 बजे हमारे साथ जुड़िए और आज हमारे साथ होंगे ICEX के MD एंड CEO संजीत प्रसाद, जो आपको बताएंगे कि डायमंड का फ्यूचर कब तक लॉन्च हो पाएगा और इसमें क्या फीचर्स होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और साथ ही हम बात करेंगे आज आप कमोडिटी मार्केट में कहां पर आपके लिए कमाई के सबसे बेहतर मौके होने वाले हैं। हमारे साथ वंदना भारती होंगे SMC कॉर्पोरेट। और अब बात होगी शेयर मार्केट की, जहां पर हम लगातार आपको बताते हैं कि आज आपके लिए कहां पर कमाई के मौके होने वाले हैं। तो मेरी आज कहां पर सबसे ज्यादा नजर होनी चाहिए? आज एक्चुअली आप सवाल ये होना चाहिए कि कमाई का मौका कहां पर है, नहीं बचने का मौका कहां पर है। आई थिंक कमोडिटी मार्केट्स में तो फिर भी कमाई हुई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन स्टॉक मार्केट में आज थोड़ा गड़बड़ है जिस तरह के सेंटिमेंट है। लेकिन हम हैं यहाँ पर आपका बाजार में, तो हम बताएंगे आपको कि करना क्या चाहिए। आपको थोड़ा प्रेशर है मार्केट में, लेकिन विल डील विद इट। हमारे साथ अविनाश गोरखशेखर भी जुड़ेंगे और साथ ही लोकेश उपल जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि इस समय क्या हो रहा है इंडेक्स में। आप देखिए 9850 पर है निफ्टी और ये बार बार टेस्ट कर रहा है, इस लेवल को बार बार ब्रीच कर रहा है। कम से कम ये है कि आज जो लिस्टिंग हुई है ना, उसमें एक बार के लिए अगर किसी को अलर्ट हुआ हो तो मुनाफा लेने का मौका तो मिला है। SIS की जो लिस्टिंग हुई है अभी भी करीब 4-5% का गेन है, 854 के आसपास है ये। तो नॉट बैड, जिस तरह के सेंटिमेंट थे उसमें आज रुझान जिस तरह का देखने को मिला है यहाँ पर। लेकिन अब इन लेवल्स पर
मार्केट में खतरे क्या क्या हैं, अपॉर्चुनिटी क्या क्या है और कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, इन सब पर हमने एक पोल किया है मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ। तो डिम्पी हमारे साथ हैं ये बताने के लिए कि ये पोल कहता क्या है इस समय। बताइए डिम्पी। मेरी ये पोल बहुत कुछ कह रहा है। 7 क्वेश्चंस में आपको सारे जवाब दे देगा जो इस समय ज्यादातर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में चल रहे हैं। शुरुआत, पहला सबसे बड़ा सवाल तो बाजार के अंदर यही है जो हर किसी की जुबान पे है कि हमको करना क्या है, हमको खरीदना है, हमको बेचना है या फिर हमको इंतजार करना है, करना क्या है। तो पहला क्वेश्चन ही हमने यही पूछा जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स से। उन्होंने कहा कि खरीदना है। हालांकि कन्विक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं थी, हम ये सोच रहे थे कि एक तरफा बयान आएगा, ऐसा नहीं हुआ। 55% कह रहे हैं कि खरीदारी है, तो बेचने वालों की स्थिति भी कम नहीं है। 40% उनका आंकड़ा भी यही कहता है। तो इसलिए अगर आप एक तरफा होना चाहते तो नहीं हो सकेंगे आप फिलहाल। अभी इसी डायलमा में आपको थोड़ा चलना पड़ेगा फिलहाल, लेकिन मेजोरिटी जो टिल्ट है वो थोड़ा खरीदारी का है और 3 दिन की बड़ी गिरावट के बाद ये हमको आके मिल रहा है। फिर हमने पूछा अच्छा गिरावट की बात, बार बार आप बात तो बोल रहे हैं, गिरावट आएगी कितनी, क्या सीवियर गिरावट हो सकती है। सभी ये कह रहे हैं कि एक बार, यानी कि मेजॉरिटी चंक ये कह रहा है कि 9750 तक ही बाजार आएगा, इसके बाद हमको सोचना होगा। लेकिन उससे बड़ी गिरावट अभी उनको नहीं दिख रही, वो दूरदर्शी नहीं हो पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। तो फिलहाल 60% यही कह रहे हैं कि 9750 तक ही बाजार आके टूटेगा। उसके बाद आंकड़ा है लेकिन वो ज्यादा गंभीर नहीं है। फिर हमने पूछा अच्छा पुल बैक कितना आएगा, आप भी अपना हिस्सा रख दीजिए, पक्ष रखिए। तो एनालिस्ट ने यह कहा कि 10,000 तो लगता है बिल्कुल आ जाएगा अगर मार्केट के अंदर पुल बैक आ गया। क्या 10,200 आएगा, हमने बहुत क्रिटिकली उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं बता पाएंगे भी। तो स्थिति जैसे से हम पूछते गए वैसे वैसे कम होता गया आंकड़ा और सिर्फ 15% पे आके रुक गया, जो ये कह रहे हैं कि 10,200 तक भी जाएगा। तो इसलिए ये मोटा मोटी बाजार का एनालिसिस था। फिर हम सेक्टर्स पे आ गए, हमने उनसे ये पूछा कि अच्छा पुल बैक अगर आ भी गया तो सबसे पहले पुल बैक आएगा कहां पर। उन्होंने कहा सरकारी बैंक पे ध्यान रखिए, वैसे आज एक वीकली एक्सपायरी है। आईटी पे ध्यान रखिए, कमोडिटीज पे जैसे टायर वाली कंपनी, चावल वाली, शुगर बेस्ड कंपनीज है, इन पे ध्यान रखिए और ऑटो पे ध्यान रखिए। अगर पुल बैक कभी आया और आ गया तो इनमें तेजी से पुल बैक आता हुआ दिखेगा। फिर हमने उनसे सीधा पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा, अमेरिका कोरिया में जंग तो नहीं हो जाएगी। हमने बहुत ही स्पेसिफिकली उनसे पूछा है एनालिस्ट से, उन्होंने कहा कि नहीं आप मजाक मत कीजिए, जंग नहीं होने वाली है। 70 से 80% ब्रोकर्स इसी पे आकर रुक गए और उन्होंने कहा जंग नहीं होगी, हम तो ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, बाजार भी ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। फिर हमने उनसे भारत चीन का पूछ लिया कि भारत चीन में जो इस समय सिक्किम में चल रहा है वाद विवाद, ये कितनी बड़ी टेंशन है। उन्होंने बोला टेंशन है नहीं, टेंशन बनाई जा रही है। ये टेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसको लेकर मत बिल्कुल साफ है कि टेंशन नहीं बढ़ने वाली। मेजॉरिटी हिस्सा ये कह रहा है कि नहीं, 55% कह रहे हैं कि चाइना और इंडिया की जो टेंशन है और बढ़ेगी। इसके अलावा हमने शेल कंपनीज वाला हिस्सा भी पूछा कि शेल को लेकर ये मामला कितना और बढ़ेगा, कितना गंभीर हो सकता है, क्या नई कंपनियां जोर आ सकती हैं। तो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स ये कह रहे हैं कि यस आ सकती हैं। 70% कह रहे हैं कि शेल वाला मामला बढ़ेगा, बाजार इसी को ज्यादा नोटिस करेगा बजाय चीन के मुकाबले। बिल्कुल, तो ये पोल है और विवेक क्लियरली एटलीस्ट जो पहले कन्विक्शन लेवल था वो डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो घटा है। अगर आप देखें स्पेशली खरीदारी वाले जो वॉइसेस थे आई थिंक थोड़े से कम हुए हैं। पर आपने सुबह जब मुझसे पूछा कि इन तीनों में से, तो मैंने कहा कि इंडिया चाइना इशू, बट द मार्केट इज क्लियरली थिंकिंग अदरवाइज। जो शेल कंपनी का जो मामला, आई होप सो टू, बट आई थिंक जो शेल कंपनी का जो मामला है मीर, दैट सीम्स टू बी स्टिल ओवरराइडिंग। सुबह भी जो कमेंटेटर्स थे उनका भी यही मानना था कि ये और बड़ा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, आज इनफैक्ट सैट में हियरिंग आज भी कंटिन्यू करेगी और देखते हैं क्या होता है वहां पर। लेकिन ये पोल हमने खास आपके लिए किया क्योंकि मार्केट ही ऐसा वॉलेटाइल है कि आपको भी सोचना पड़ेगा कि हम करें क्या इस समय मार्केट में। हमारे साथ अविनाश गोरखशेखर हैं और साथ ही लोकेश उपल भी हमारे साथ है। तो सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं, लेकिन पहले तो अविनाश आप ये बताइए कि आज देखिए ओपनिंग डामाडोल हुई है, जो एशियन मार्केट्स की कमजोरी थी वो इंडियन मार्केट्स में भी दिखी है। अब इस पोल में आपका व्यू क्या है? ना आई थिंक मीर, मुझे लग रहा है कि जैसे आपके पोल ने कहा कि 9750 एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट्स देख रहा है, हमको भी लग रहा है कि 9800 के करीब ही मार्केट्स में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। आई थिंक क्लियरली मार्केट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ा था। आई थिंक 10,000 का लेवल जो था वो काफ़ी जल्दी मार्केट्स ने देखा और इसलिए ये जो गिरावट आ रही है, एक कारण ये है कि प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि ऊपरी लेवल पे काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया था। तो आई थिंक इट इज़ प्रॉफिट बुकिंग
और ये शेल कंपनीज का जो मामला हुआ है, इससे डेफिनेटली कैश काउंटर्स में काफी इन्वेस्टर्स का मूड खराब हो चुका है। मेरे ख्याल से अंदाजा है कि आने वाले हफ्ते में एटलीस्ट सम ऑफ द कंपनीज विल गेट बैक टू ट्रेडिंग और ये थोड़ा बहुत सेंटीमेंट इंप्रूव करेगा। बट ये अगर मामला जल्दी सुलझता नहीं है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में डेफिनेटली एक कंसर्न रहेगा कि एक नई लिस्ट आ सकती है, कैश काउंटर्स में और थोड़ी बिकवाली आए, और यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर्स का एक्सपोजर है। तो यहाँ पे जो भी सेबी ने किया एक अच्छी डिसीजन है, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली थोड़ा सा कॉशियसली ये एरिया में ऑपरेट करना पड़ेगा। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे दर्शक हैं जो कि हमें सवाल पूछ रहे हैं। तो आंध्र प्रदेश से मिस्टर रहमानी है हमारे साथ। सर मॉर्निंग टू यू, क्या पूछना चाहते हैं आप? मिस्टर रहमानी, चलिए शायद आवाज नहीं आ रही है उनकी, लेकिन उनका सवाल जो है वो है बैंक ऑफ इंडिया पे। लोकेश, मॉर्निंग टू यू। बैंक ऑफ इंडिया पे इनका सवाल है और 300 शेयर्स हैं इनके पास 163 पर और लॉस में है फिलहाल, क्या करें? वेरी गुड मॉर्निंग मीर जी। जैसे हम देख सकते हैं कि मार्केट में एक अच्छा सेल ऑफ देखा गया फ्रॉम लेवल्स ऑफ क्लोज टू 10,080 और वहाँ से देखा जा रहा है कंटिन्यूस सेल बना हुआ है, लेकिन मार्केट में क्रुशियल सपोर्ट जो आती है दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 9830 और 9840 ऑन द डाउन साइड। उसी तरह अगर बैंक ऑफ इंडिया के चार्ट को स्टडी करते हैं, यहाँ पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है जहाँ पे अप साइड इज कैप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 160 एंड द डाउन साइड इज कैप क्लोज टू लेवल्स ऑफ 142। जब तक मार्केट में साथ थोड़ा बिकवाली का माहौल बना हुआ है, आप पैनिक ना कीजिए, अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए और 1 से 2 महीने का टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को दीजिए। आपको 167 से 170 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखने को मिलेंगे। आप वहां पे चाहे तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा। तो फिलहाल अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। ये चलते हैं मुंबई। परेश है फोन लाइन पर। परेश, चलिए इनसे भी संपर्क नहीं बन पा रहा है। ल्यूपिन के हैं इनके पास 50 शेयर 1250 में खरीदे हैं इन्होंने। अविनाश, ल्यूपिन? आई थिंक विवेक, लुपिन की अगर हम बात करें तो हमको लग रहा है कि आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए तो डेफिनेटली अर्निंग्स ट्रेजेक्ट्री थोड़ी सी इंपैक्टेड रहेगी। इनफैक्ट इनका जो Q1 का जो नंबर था वो बहुत ही डिप्रेसिंग था। इनफैक्ट सबसे जो नेगेटिव बात थी वो मैनेजमेंट कमेंट्री थी। मैनेजमेंट वाज डेफिनेटली वेरी कॉशियस एंड नेगेटिव अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ, और हमको लग रहा है कि जो सितंबर और जो दिसंबर का क्वार्टर रहेगा वहां पे भी ग्रोथ म्यूटेड रहेगा। अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही इसमें इन्वेस्टेड रहे, बट अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अगर ये फार्मा सेक्टर में रहना चाहते हैं तो ऑरोबिंदो फार्मा विल बी अ बेटर चॉइस, जहां पे हमने देखा है नंबर्स लुपिन के मुकाबले में काफी अच्छे हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव है। अविनाश, कुछ न्यूज भी आ रही है भारत फोर्ज को लेकर। बोनस इशू अनाउंस किया है 1:1 का, स्टॉक चढ़ रहा है 2% से ऊपर है इस वक्त। और HCC में भी कोई खबर आ रही है अच्छी, एक उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 800 करोड़ का। ये दोनों शेयर्स कैसे लग रहे हैं आपको? नहीं, भारत फौज में तो डेफिनेटली बोनस शेयर्स का न्यूज़ फ्लो तो काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट आज कंपनी के नतीजे भी है विवेक, हमको लग रहा है कि नंबर्स डेफिनेटली अच्छे होने चाहिए। कम से कम 25 से 30% का प्रॉफिट ग्रोथ आने का अनुमान है, और मुझे लग रहा है कि अगर ये ऑर्डर्स आते हैं तो ऑब्वियसली इनके जो FY 18 और 19 के जो रेवेन्यू एस्टिमेट्स है प्लस प्रॉफिट एस्टिमेट्स है उसमें डेफिनेटली आपको एक अर्निंग्स ट्रैक्शन जरूर देखने को मिलेगा। तो आई थिंक द स्टॉक शुड डेफिनेटली मूव अप इन द नियर टर्म। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आपके लिए सलाह। इस बीच मुंबई चलते हैं, हमारे साथ दिनेश हैं मुंबई से। दिनेश, मॉर्निंग टू यू, क्या सवाल है? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बोलिए। मेरा सवाल है, मेरे पास HCC है। HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ओके। क्या दाम पर लिए हैं आपने? एक तो भूषण स्टील है 1000। आप जल्दी दाम बताइए, टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दीजिए। हाँ जी, भूषण स्टील 1082 में। ओके, और HCC 48 में। 48, हाँ। ओके। भूषण स्टील 82 में, तो ऑलरेडी अच्छा खासा लॉस हो गया इन्हें लोकेश, और HCC इन्होंने लिए हैं 48 में, अगेन लॉस। क्या करें?
मेरी जैसे हम देख सकते हैं कि भूषण स्टील के चार्ट्स काफी वीक है। आफ्टर टचिंग लेवल्स ऑफ क्लोज टू 90 रुपीज यहाँ पे एक हैवी सेल ऑफ देखा गया है। सर आपको सेल और राइस की नीति को अपनाना चाहिए। इफ यू सी द स्टॉक बाउंसेस बैक क्लोज टू लेवल ऑफ 75 तो वहां से अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि इसकी ओवरऑल जो चार्ट स्ट्रक्चर है काफी वीक है। उसी अगर एससीसी की बात करते हैं, इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जहां पे अपसाइड इज कैप क्लोज टू लेवल ऑफ 38 रुपीज एंड द सपोर्ट ऑफ द स्टॉक इज क्लोज टू लेवल ऑफ 32 रुपीज। फिलहाल 32 का स्टॉप लॉस डाल के अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 38 विद वॉल्यूम्स। अगर स्टॉक 38 को वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करेगा तो आपको 45 रुपए का भाव देखने को मिल सकता है। अब वहां पे चाहे तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं सोलापुर और वहां से लाइन पर है सचिन। सचिन गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग सर। कैसा है आपके शेयर्स, कैसा कर रहे हैं? घबरा तो नहीं रहे हैं आप? मार्केट गिर रही है। हाँ जरूरत तो थोड़ी बहुत हो रही है सर। हाँ थोड़ी बहुत हो रही है। लिया है तब से, हाँ जब से लिया है तब से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर से नीचे आ रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिया आपने? हाँ यस सर। और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं इसमें कि इन्वेस्टिंग करते हैं? सर इन्वेस्टिंग में। कितना टाइम फ्रेम है आपका? फरवरी में लिए थे, आपका शो देखकर ही मैंने लिए थे, जब बोला गया था कि 310 या 320 तक जाएगा। अभी कितना और समय आप रुक सकते हैं इसमें? सर मैं अभी 3 से 4 महीने और रुक सकता हूँ। तो 1 ईयर का टाइम फ्रेम लेकर आप चलते हैं। चलिए अविनाश, एसबीआई 249 पे लिया इन्होंने। आई थिंक विवेक, एसबीआई तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड करना चाहिए। कंपनी के जो नतीजे है वो इस हफ्ते बैंक डिक्लेयर करेगी और अंदाजा है कि यहाँ पे एसेट क्वालिटी और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है दूसरे पीएसयू बैंकों के मुकाबले में नंबर्स अच्छे आएंगे। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि एसेट क्वालिटी को लेके एसबीआई ने काफी समय से पहले जो एक्शन ली थी उसका इम्पैक्ट आपको पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। प्लस एसबीआई ने जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का जो आईपीओ है उसके लिए भी प्रोसेस शुरू किया है। तो हमको लग रहा है कि एसबीआई होल्ड करे। इन द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स इनको कम से कम 340 350 का टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। तो आई थिंक ही शुड होल्ड ऑन, ही शुड गेट अ बेटर प्राइस गोइंग फॉरवर्ड। बिल्कुल। इस बीच अब चलते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ से हमारे साथ वंदना है। वंदना, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहती हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास एक टाटा मोटर्स है, 1000 शेयर्स हैं 442 के रेट पे। ओके। और एक एक्सिस बैंक है 538 पे। अच्छा 538 पे है एक्सिस। हाँ जी। नुकसान है आपको, इनफैक्ट दोनों में ही नुकसान है। आप बने रह सकती हैं क्या? सर वैसे तो ट्रेडिंग बेसिस ही लिया था मैंने। अच्छा देखिए, अगर आपने ट्रेडिंग बेसिस पे लिया था ना तो आपको टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहिए थोड़ा, बिकॉज ऑलरेडी रिट्रेस हो चुके हैं शेयर्स आपके खरीदारी के लेवल से। तो लोकेश, क्या सलाह होगी आपकी टाटा मोटर्स एंड एक्सिस? मीर जी, हम टाटा मोटर्स के चार्ट्स को स्टडी करते हैं। इसमें 426 एक बहुत क्रुशियल सपोर्ट थी, जहाँ पे ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ था। अब स्टॉक उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है और चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि इसमें फर्दर फॉल देखा जाएगा। तो स्टॉक विल वेरी सून टेस्ट द लेवल्स क्लोज टू लेवल्स ऑफ 370 and 365 ऑन दी डाउन साइड। मैम आपने काफी टाइम से होल्ड किया हुआ, आपके ऊपर की परचेज है, आप थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए। जैसे ये स्टॉक एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में आएगा, वहां से आपको 5 से 10% का टेक्निकल बाउंस देखने को मिलेगा, जहां पे स्टॉक आपका 402 से 405 के लेवल्स दिखा सकता है। अब वहां पे चाहे तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लीजिएगा। अगर हम दूसरी बात करते हैं एक्सिस बैंक की, एक्सिस बैंक में एक चार्ट जो है वो साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ चल रहे हैं, जहां पे चार्ट के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट जाती है एक्सिस बैंक में, दैट इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 470 रुपीज, और इसकी रेजिस्टेंस आती है 520। आपने 520 के आसपास इसको बाय किया हुआ है। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, इसको 3 से 6 महीने का टाइम दीजिए। जैसे ही स्टॉक 520 के ऊपर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देगा, आपको 580 के 600 के लेवल देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक्सिस बैंक के चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है। चलिए ग्वालियर चलते हैं, जहां से अजय है फोन लाइन पर। एचडीआईएल के शेयर्स लिए रखे हैं इन्होंने। अजय नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। एचडीआईएल आपने कब खरीदा ये शेयर? सर लगभग 4-5 डेज हो गए। अच्छा, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली? हाँ जी। लोकेश, इसमें तो काफी वॉलेटिलिटी हुई थी कल खासकर, और ये 78 पे लिया है इन्होंने, क्या आप राय देंगे? विवेक जी, अगर मैं एचडीएल के चार्ट्स को स्टडी करता हूं तो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है कि हेड एंड शोल्डर ब्रेकडाउन फॉर्मेशन बनी हुई है मंथली चार्ट्स पे, जो साफ साफ इंडिकेट करती है ये फॉल अभी और गहराएगा और आने वाले टाइम में स्टॉक वापस से 47-46 के लेवल्स को रीटेस्ट करता हुआ नजर आएगा, जहां से इसने कभी टेक्निकल बाउंस दिया है। फिलहाल आपने ऊपर के लेवल्स पे बाय किया, थोड़ी पेशेंस बनाए रखिए। मार्केट में कोई भी अच्छा टेक्निकल बाउंस बैक आता है, ये स्टॉक आपको 65 के भाव के आसपास नजर आए, वहां पे अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर लीजिए, क्योंकि ओवरऑल जो इसके चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है।
चलिए, इस बीच आज के इस वॉलेटाइल ट्रेड में कुछ एक स्टॉक्स हैं जो कि ब्रोकर्स के रडार पर हैं और आप क्या कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। हमारे साथ अंचल हैं। अंचल, बताइए। शुक्रिया अमीर। आज के लिए शेयर रहेगा फार्मा स्पेस से रहेगा। देखिए, बाजार में वॉलेटिलिटी है, कोशिश की एक ऐसी डिफेंसिव फार्मा कंपनी लाएं जिसका एक्सपोजर इंडिया में ज़्यादा और बाहर कम हो। सुवेन लाइफ साइंसेज का शेयर रहेगा जो ब्रोकर्स के रडार पे है। और एक सबसे बड़ा ट्रिगर अमीर इसमें यही है, कारोबार ये भी एक्सपोर्ट कारोबार करती है, लेकिन बाकी फार्मा कंपनियों की तरह इसकी डिपेंडेंसी इंडियन कारोबार में ज़्यादा है। साथ ही वो चीज़ इसके लिए अब Q1 में काम करेगी जहां एक तरफ बाकी कंपनियों प्राइसिंग प्रेशर था, इस बार ये उम्मीद है कंपनी के केस में सुवेन लाइफ साइंस का मुनाफा करीब 20 से 25% बढ़ता हुआ दिखेगा। वहीं यहाँ पे घरेलू मार्केट्स में कुछ दवाओं के दाम इंक्रीज हुए हैं, जो बेसिक की यूटिलिटी दवाएं हैं, उसकी वजह से मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। करीब 1 से 2% की मार्जिन इंप्रूवमेंट की उम्मीद की जा रही है। साथ ही जो इनका क्रैम्प्स कारोबार है वहाँ पे भी एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पिछला साल कंपनी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा था और अब Q3 FY17 रादर वहाँ से एक रिकवरी आती हुई दिखी और क्रैम्प्स कारोबार में रिकवरी अब भी जारी रहेगी। वैल्यूएशन वाइज भी बेहद अच्छा शेयर है, करीब 10 रुपए की कैश ईपीएस होल्ड करती है। FY19 के लिए अनुमानित ईपीएस ऑलमोस्ट 11 रुपए की है। वहीं पी मल्टीपल में है 17.8 का, यानी करीब 18 के मल्टीपल में। शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है और अब एक अपने लोएस्ट लेवल से अब एक रिकवरी दिखा रहा है और यही आनंद राठी सिक्योरिटीज मानते हैं रिकवरी जारी रहती हुई दिखेगी। शेयर में मध्यम अवधि में एक अप ट्रेंड ही रहेगा, लेकिन हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस शेयर में खरीदारी करके चलिए। 271 के टारगेट्स आपको अगले 1 से 1.5 साल में आते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। नाउ सर, ये जो ऑर्डर मिला है जम्मू कश्मीर के लिए, इसकी डिटेल्स क्या है और ये कब तक आपको एग्जीक्यूट करना है? ये ऑर्डर हमको मिला है जम्मू एंड कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से और इसमें एक EPC कॉन्ट्रैक्ट है। हमको एक पावर प्रोजेक्ट लगाना है 93 मेगावाट का, जो कि सिंध रिवर, ये एक रिवर झेलम की ट्रिब्यूटरी है, उसके ऊपर बनाना है। इसको करने के लिए हमको 48 मंथ्स दिए गए हैं और इसमें हमको प्लानिंग, डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, सिविल वर्क पूरा करना है। उसके अलावा हमको असेंबलिंग और इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल, पूरा टर्न की प्रोजेक्ट है। मतलब हमको शुरू से लेकर के आखिर तक पावर जनरेट करके देनी है इसके अंदर। तो EPC कॉन्ट्रैक्ट है और ये ऑर्डर हमारा बहुत टाइम से L1 में पड़ा हुआ था और ये अभी L1 से निकल करके हमारी मेन ऑर्डर बुक में आ गया है। मिस्टर सूद, इसी के साथ जो टोटल आउटस्टैंडिंग ऑर्डर बुक है आपकी, वो कितनी है और उसमें से इसी फाइनेंशियल ईयर में कितनी एग्जीक्यूट करने की उम्मीद है आपको? हमारी ऑर्डर बुक इस ऑर्डर के साथ बढ़ करके करीब अभी ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। अगर आपको मालूम हो, अभी कुछ दिनों पहले हमने Q1 की जब डिक्लेयर किए थे उस समय हमारी ऑर्डर बुक करीब 20,300 करोड़ की थी। जो ऑर्डर हमको मिले हैं अभी लास्ट 2 वीक के अंदर जिससे कि ये वैल्यू बढ़ करके ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ पहुंच चुकी है। और इसका एक सब्सटेंशियल पार्ट हम लोग प्लानिंग करेंगे कि ये सारे जितने काम हमको अभी मिल रहे हैं सेकंड क्वार्टर के अंदर, इन सब के ऊपर काम शुरू हो जाए इसी साल के अंदर और टर्नओवर हमको मिल सके इसके अंदर से। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी टर्नओवर हमको इसी साल मिल जाएगी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर से। जी, एक आखिरी सवाल होगा मिस्टर सूद, टोटल डेट की स्थिति क्या है इस समय? सर्विस करने का प्लान क्या है? एंड कंसिडरिंग कि अब इस समय जिस तरह का जो NCLT मैकेनिज्म चल रहा है, ऐसे में आपकी टाइमलाइन क्या है इस डेट को रिस्ट्रक्चर करने की या फिर सर्विस करने की? हमारी कंपनी ने पिछली जनवरी में S4A स्कीम को इम्प्लीमेंट किया था, तो हमारा डेट अभी भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल डेट। और जो हमारा सस्टेनेबल डेट है वो करीब इस समय 3,000 करोड़ के आसपास का है और जिसको हमको सर्विस करने की पूरी क्षमता हमारे पास है। हमको काफ़ी सारा पैसा मिलना है गवर्नमेंट से अगेंस्ट क्लेम्स एज पर द न्यू CCA स्कीम। सो हमको लगता है कि हम ये सारा डेट आसानी से मीट कर पाएंगे। अनसस्टेनेबल कितना है डेट? अनसस्टेनेबल डेट करीब इस समय 1300 करोड़ के आसपास का है। ओके, तो आर यू स्पीकिंग टू बैंक्स उसके लिए? नहीं, वो तो हमें इसके ऐसा बोल रहा है कि हमने जब S4A स्कीम इम्प्लीमेंट किया था तो ये RBI की स्कीम थी, उसके तहत ये सस्टेनेबल में हुआ था। तो जो पैसा हमको भी क्लेम से मिलता जाएगा उसका एक मेजर पार्ट विल गो टुवर्ड्स अनसस्टेनेबल डेट भी उसकी तरफ भी जाएगा, तो वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए मिस्टर सूद, शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। विवेक? और चलिए चलते हैं इंदौर। गोविंद गुप्ता है लाइन पर, वेट कर रहे हैं अपने सवाल के लिए। गोविंद, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? सर, मेरे पास जुबिलेंट सोचा रखे हुए 700 रुपए पे हैं, तो क्या होल्ड करूँ निकाल दूंगा? आपका क्या टाइम फ्रेम है? शॉर्ट टर्म है 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने। बताइए लोकेश, ये आपके लिए है सवाल। जुबिलेंट लाइफ 700 पे लिया इन्होंने।
विवेक जी जुबलेंट लाइफ को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टॉक में एक अच्छी सेलिंग दिखी गई है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 680 रुपीज। इन द करंट मार्केट कंडीशंस यहाँ पे थोड़ा प्रेशर है बिकॉज ऑफ द फार्मा स्टॉक्स। फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए, टेक्निकल बाउंस देखा जाएगा, स्टॉक विल बाउंस बैक क्लोज टू लेवल ऑफ 675 टू 680 ऑन द अपसाइड। आप वहाँ पे चाहें तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल। वेंकटेश हैं हमारे साथ विजयवाड़ा से। वेंकटेश, क्या है सवाल आपका, बोलिए। मारुति 2 लाख लिया 7787 पर। अच्छा, क्या करूं, होल्ड करूं, बाई करूं? बाई करा था, 4 दिन पहले करा था। जुलाई सेल्स आने थे, जुलाई सेल्स अच्छे रहने थे, बाई किया था, आपके टीवी में देखा था। आपने क्या प्राइस का लिया है वेंकटेश? लॉट 7787 7787 का लिया हुआ है। ओके, 7787 का है। लोकेश, ऑब्वियसली पोजिशनल थी इनकी कॉल। 7787 के 2 लॉट लिए हैं इन्होंने मारुति पर। अब 7549 पर है, ये क्या करेंगे? देखिए मेरी जगह मारुति को देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ नजर आता है बिकॉज ऑफ द करंट मार्केट कंडीशंस में एक सेल ऑफ देखा गया, लेकिन ओवरऑल मारुति का जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है, जो इंडिकेट करता है कि मार्केट में जब एक अच्छा स्टेबिलिटी आएगी तो ये स्टॉक वापस से आपको 7780 और 7800 के लेवल सुबह की तरफ दिखा सकता है 2 से 3 दिनों में। तो फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड वेट फॉर सम स्टेबिलिटी इन द मार्केट, क्योंकि ये स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है, इसके फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, टेक्निकल चार्ट इसके काफी सपोर्टिंग है, जो इंडिकेट करते हैं कि इसमें फर्दर अपसाइड अभी देखी जा सकती है। तो फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। चलिए गैंगटॉक चलते हैं। नवनीत कुमार है फोन लाइन पर। नवनीत, गुड मॉर्निंग। नवनीत, हेलो। हाँ जी नवनीत, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हाँ सर, एक्चुअली मेरा क्या है कि MRPL का 200 शेयर है 123 पे। ओके। और एक ICICI का है 100 शेयर 244 पे। ओके। एवरेज प्राइस। और सर ड्यूरेशन टाइम है मतलब 6 मंथ। ओके, होल्ड कर सकते। ओके। अविनाश, MRPL और ICICI बैंक, अगर इन पे आप अपनी राय दे पाए इनको। अविनाश, से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन अगर हम आगे का रास्ता देखें तो डेफिनेटली एसेट क्वालिटी स्टेबल हो चुकी है। यहाँ पे जो ICICI लोम्बार्ड का IPO आने वाला है वो भी हमको लग रहा है कि थोड़ी बहुत वैल्यू अनलॉक ICICI बैंक के लिए करेगा, तो डेफिनेटली ICICI बैंक को होल्ड करना चाहिए। रही बात MRPL की, तो हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, क्योंकि GRMs ये फर्स्ट क्वार्टर में काफी खराब हो चुके थे, कंपनी ने बड़ा घाटा रिकॉर्ड किया है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में इनको निकलना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ पे इन्वेस्टेड रहने की मेरी राय नहीं रहेगी। चलिए, तो आपके लिए यही सलाह है। इस बीच जलंधर से अशोक शर्मा है हमारे साथ। अशोक, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल है आपका? सर मैंने पिडीलाइट लिया हुआ है 794 पर। अच्छा, इसका क्या करें, आगे बेचते हैं या निकल जाएं या होल्ड करें, क्या टारगेट रहेगा आगे का? आप आमतौर पर कितने समय के लिए लेते हैं? सर मैं 3 से 6 महीने ले सकता हूँ। अच्छा, 3 से 6 महीने ही रह सकते हैं आप। ओके। लोकेश, क्या सलाह होगी आपकी? 3 to 6 मंथ्स का व्यू है। देखिए मेरी जी का इनका 3 से 6 महीने का नजरिया, तब तो मैं इनको होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि स्टॉक काफी प्रॉमिसिंग है, इसके क्वार्टरली चार्ट्स काफी प्रॉमिसिंग है, जो इंडिकेट करते हैं आने वाले टाइम में स्टॉक में अच्छा उछाल देखा जा सकता है एंड वन कैन सी द टारगेट्स ऑफ 900 ऑन दी अपसाइड। यही अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का अंदर करंट मार्केट कंडीशंस और किसी का भी शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है अभी के लिए, तो पिडीलाइट को सेल एंड राइज की नीति में अपनाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक एक बार 760 के लेवल्स को रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। एक SMS भी आया हमको अश्विनी का लखनऊ से। JP एसोसिएट्स के शेयर हैं इनके पास, 200 शेयर्स हैं, 17 रुपए पे लिए हैं। बताइए लोकेश, JP एसोसिएट्स। देखिए विवेक जी, JP एसोसिएट्स एक ऐसी कंपनी जिसपे हमारी कभी भी कोई रिकमेंडेशन नहीं बनी, बिकॉज इट्स डेट लेडन कंपनी है। कहीं कहीं इसमें जब भी इन्वेस्ट किया लोगों ने तो लॉसेज हुए, बट ये काफी भाग्यशाली रहे, इन्होंने 17 पैसे पे लिया है। अब ये स्टॉक 25 से 50 पैसे के आसपास चल रहा है। मेरी रिकमेंडेशन यही बनेगी सर कि इनको यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना चाहिए, बिकॉज देयर इज क्वाइट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द कंपनीज विच आर हैविंग हैवी डेट्स इन द मार्केट। तो इनको इस टाइम करंट मार्केट कंडीशन में अच्छा मुनाफा मिल रहा है, इन्हें उसे बुक करके मुनाफे को बांध देना चाहिए। सांगली चलते हैं। सांगली से किरण हमारे साथ हैं। किरण, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप? सर मेरे 200 शेयर है, ब्लैक बॉयल के 200 रुपए के। अच्छा, आपने क्यों लिए थे ये? शेयर है सर। ये क्यों लिए थे आपने? 6 महीने हो गए, 7 महीने।
चलिए, अच्छी चीज़ ये है कि आपको मुनाफा अच्छा हो रहा है। यहाँ पर आपके 200 रुपये की खरीद इस समय 350 रुपये पर है, तो अच्छा खासा मुनाफा। अविनाश, बुक कर लें मुनाफा? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि मीर, आई थिंक ये काफ़ी लकी इन्वेस्टर है कि ऐसी कंपनी में इन्होंने काफ़ी अच्छा तगड़ा मुनाफा कमाया। मेरे ख्याल से आई थिंक जो भी पैसा टेबल पे मिल रहा है बुक कर ले, क्योंकि ऐसे बाजार में ऐसे शेयर्स में हमको लग रहा है कि जहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी टाइट है, फाइनेंशियल्स थोड़े से वीक है, वहाँ पे अगर पैसा बनता है तो आई थिंक इट इज़ अ बिग बम्पर फॉर द इन्वेस्टर। बट ये पैसा ज़रूर कोई अच्छे क्वालिटी स्टॉक में डाले जहाँ पे अपने कैपिटल और अपना जो रिस्क प्रोफाइल है वो मेरे ख्याल से अच्छा हो। चलिए जलगांव चलते हैं, जहां से देवानंद है हमारे साथ लाइन पर। देवानंद जी, हेलो देवानंद जी। चलिए, संपर्क नहीं बन रहा है इनका, बहुत मन कर रहा था इनसे बात करने का। मिहिर, देवानंद, चलिए देवानंद पूछते हैं, नाम से ही मतलब एक एक्साइटमेंट हो जाती है। CDSL के शेयर हैं इनके पास, 471 में लिए हैं। अब ये नहीं जानते कि ट्रेडिंग कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं, लेकिन अविनाश आपकी राय लेंगे CDSL पर। नहीं, मुझे लग रहा है कि विवेक ये काफ़ी ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर खरीदा है। मेरे ख्याल से CDSL के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, एक स्टडी प्लेयर है डिपॉजिटरी बिजनेस में, लेकिन जिस प्राइस पे इन्होंने लिया है मुझे लग रहा है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक अ कॉल कि यहाँ से और कितना पैसा बनेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करे, बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस बहुत ही ऊपरी लेवल पे। बीकानेर से राजेंद्र हैं हमारे साथ। राजेंद्र, मॉर्निंग, बोलिए क्या है सवाल? हेलो। हाँ राजेंद्र, बोलिए। हाँ, मेरे पास क्या IG पेट्रोकेमिकल्स है 110 के भाव से, लेकिन लगभग साल से ऊपर हो गया लिए को। तो अब 426-27 चल रहा है शायद। तो क्या करना चाहिए? वैसे मैं ये आपने 110 पे कब लिया था? 1 साल पहले लिया था? हाँ, एक तो 50 से 40 रुपए के भाव से लिया था 5-1 साल पहले। एक बार एनुअल चार्ट भी देख लेते हैं इसका, जिस तरह का गेन इसने दिखाया है। अगर मैं होता ना राजेंद्र आपकी जगह, मैं तो एक्चुअली फ़ोन भी नहीं करता। अब देखिए रिटर्न इसका जिस तरह का है 188-190% का। लोकेश, इन्हें तो आई थिंक कहीं अगर गए नहीं है छुट्टी उट्टी पे तो एक बार बेच के चले जाना चाहिए कहीं। देखिए मीर जी, मैं तो इनको पहले एडवाइस ये दूंगा कि आधा मुनाफा इस टाइम करंट मार्केट कंडीशंस में बांध लें और आधे के लिए 408 रुपये का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डाल लें, क्योंकि इसके जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वहाँ पे थोड़ा इंडिकेट कर रहे हैं कि एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो सकती है, जहाँ पे ये स्टॉक एक बार 408 से लेके 490 के बीच में एक दायरा बनाए रखेगा। तो 50% प्रॉफिट को तो सर आपको यहीं बुक कर लेना चाहिए, और 50% पोजीशन के लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालिए 408 रुपये का, एंड गिव लिटिल मोर टाइम टू इन्वेस्टमेंट, दैट इज फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। तो ये स्टॉक वापस से आपको 525 से 600 के लेवल्स ऊपर की तरफ दिखा सकता है। चलिए अहमदाबाद चलते हैं, जहां से ऋषभ है हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार ऋषभ, गुड मॉर्निंग। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। डीमार्ट के शेयर्स लिए हैं आपने 712 रुपए में। जी सर। क्या ट्रेडिंग कर रहे हैं आप इसमें, इन्वेस्टमेंट के लिए लिए हैं आपने? इन्वेस्टमेंट के लिए सर। कितना टाइम फ्रेम है आपका? 6 महीना। 6 महीना तो इन्वेस्टिंग नहीं होती सर, क्योंकि उसमें तो आपको थोड़ा लंबा करना पड़ता है अपना होराइजन, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कहलाते हैं तो। लेकिन फिर भी अविनाश, डीमार्ट? नहीं, इनफैक्ट विवेक, मैं समझता हूं कि डीमार्ट में अगर इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने सही कहा है कि यहाँ से कम 1.5 साल का नजरिया रखे, क्योंकि जिस प्रकार का ग्रोथ नंबर डीमार्ट ने अपने क्वार्टरली नंबर्स में डिक्लेयर किया है, हमको लग रहा है कि आने वाले सत्र में भी FY 18 और 19 कंपनी के लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर इनको एक अच्छी अपसाइड चाहिए तो मेरे ख्याल से टाइम होराइजन इनको बढ़ाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से 12 to 18 मंथ्स का नजरिया रखे और तभी उनको एक अच्छा बड़ा मुनाफा बन सकता है। मेरे ख्याल से अभी थोड़ा सा मुनाफा जरूर बना है, लेकिन अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो 12 to 18 मंथ्स टाइम पीरियड शुड बी देयर। इस बीच 2-3 मैसेजेस हमें फेसबुक पर आए हैं, वो देख लेते हैं जल्दी से। तो एक तो मिस्टर पॉल हैं, इनका सवाल है ITC पर। 296 पर इन्होंने लिए थे ITC, और IDFC बैंक इन्होंने लिए थे 62 पर। इन दोनों पर लोकेश क्या सलाह है आपकी?
देखिए मीर जी, आईडीएफसी बैंक के लिए तो मैं ये कहूँगा सेल ऑन राइज की नीति को अपनाया, बिकॉज द चार्ट्स आर नॉट प्रॉमिसिंग, द स्टॉक इज फेसिंग हैवी रेजिस्टेंस क्लोज टू लेवल ऑफ 68 रुपीज। तो आईडीएफसी में तो आप सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए और स्टॉक में से एग्जिट कीजिए। जहां तक बात करते हैं आईटीसी की, आईटीसी में एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, लॉट ऑफ बस रिगार्डिंग द सीक्रेट प्राइसेस एंड जीएसटी, बट ओवरऑल स्टॉक स्ट्रक्चर जो है इसका प्रॉमिसिंग है, जो इंडिकेट करता है वंस दिस डार्क क्लाउड्स आर ओवर द स्टॉक विल बाउंस बैक टू द लेवल्स ऑफ 310 to 320 ऑन द अपसाइड। नटवर कोठारी जी का भी एक ये मैसेज आया है हमको फेसबुक पेज पर। 70 इंटेलेक्ट डिजाइन के शेयर्स हैं इनके पास, 190 रुपीज पे 1 साल से हैं ये शेयर्स इनके पास और 1 और साल रह सकते हैं इसमें। अविनाश? नहीं, इनफैक्ट विवेक, ये कंपनी बेसिकली प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में काम करती है और हमको लग रहा है कि इस कंपनी ने राइट्स इशू भी अनाउंस किया था। हमको लग रहा है कि इस कंपनी में अगर निवेशक साल 1.5 साल का नजरिया लेता है तो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल काफी स्ट्रांग है। इनफैक्ट हालांकि अभी भी नेट लेवल पे कंपनी लॉसेस रिकॉर्ड कर रही है, बट अगर कंपनी के प्रोडक्ट प्रोफाइल को देखे, कस्टमर रेंज को देखे, तो हमको लग रहा है पोटेंशियल काफी प्रॉमिसिंग है। क्लियरली 12-18 मंथ्स का नजरिया रहे और होल्ड करे। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर में गिनी चुनी कंपनीज है जहां पे इंटेलेक्ट का नाम आता है और यहाँ पे लॉन्गर टर्म डेफिनेटली प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे रहेंगे। सोनाली समल ने भी हमको ये फेसबुक पे एक मैसेज भेजा है। अविनाश, गोवा कार्बन के शेयर्स हैं इनके पास, 378 पे लिए इन्होंने। देखिए विवेक जी को मुझे लग रहा है कि गोवा कार्बन में डेफिनेटली ये होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी के नतीजे जो है लास्ट 2 क्वार्टर से बहुत ही तगड़े आ गए हैं। मेरे ख्याल से हालांकि इनकी बाइंग प्राइस थोड़ी ऊपरी लेवल की जरूर है, बट अगर ये लंबा नजरिया रखते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। बिल्कुल। एक सवाल है धर्मेंद्र धुल का, इन्होंने सन फार्मा पे सवाल पूछा है लोकेश। 555 की इनकी खरीद है सन फार्मा की, तो ऑब्वियसली रिजल्ट के बाद तो नुकसान हो ही रहा है इन्हें यहाँ पर। और साथ ही और एक है अभिनय का, इनके पास है जय भारत मारुति, जो कि इन्होंने लिए हैं 590 पर। ये 6-7 महीने के लिए होल्ड कर सकते हैं इसे। तो दोनों पर आपकी सलाह क्या है? सन फार्मा एट 555, जय भारत मारुति एट 590। देखिए मेरी सन फार्मा के चार्ट देख के साफ साफ नजर आता है कि इसके 500 रुपए के आसपास बहुत अच्छी क्रूशियल सपोर्ट थे, तो आफ्टर द रिजल्ट इसने उसको भी ब्रेक कर दिया। अब कहीं ना कहीं इसके मंथली चार्ट्स पे एक ओवरसोल्ड टेरिटरी तैयार हो रही है, जो इंडिकेट करती है स्टॉक की क्रूशियल सपोर्ट आएगी क्लोज टू लेवल्स ऑफ 455 to 450 ऑन द डाउन साइड। आपका 500 रुपए से ऊपर का ही बाय है, फिलहाल अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। जैसे ही स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी से टेक्निकल बाउंस बैक देगा, आपको 540 से 550 के लक्ष्य भी देखने को मिलेंगे इन द गुड मार्केट कंडीशंस। तो आप वहां पे चाहें तो अपने मुनाफे को वसूल कर लीजिएगा। जय भारत मारुति के चार्ट्स को स्टडी करते हैं तो वहां पे एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है, जहां पे स्टॉक ने 640 के आसपास रेजिस्टेंस फेस की है और 510 515 के आसपास इसमें अच्छी सपोर्ट जोन है। ये साइडवेज कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू करेगी और जैसे ही स्टॉक 580 के लेवल्स को वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस करेगा, आपको 624 के लक्ष्य वापस देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप अपनी दोनों पोजीशंस को होल्ड कर लीजिए। चलिए हरिद्वार चलते हैं, जहां से जगदीश प्रसाद जी हैं लाइन पर हमारे साथ। जगदीश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है आज? ये 190 पे शेयर खरीदे थे, 200 शेयर बैंक ऑफ बड़ौदा के। तो 2.5 साल हो गए हैं ये जब स्प्लिट हुआ था ये जी। तो अब काफी डाउन है, तो 2-3 साल और रुकने का टाइम है मेरे पास में। तो क्या राय है आप लोगों की? अविनाश, ये है एक अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, 2 साल से हैं इस पे, 2 साल 3 साल और भी रुक सकते हैं। एक लंबी अवधि के लिए लिया है, बट हालांकि लॉस में बैठे हैं, तो शायद चिंतित हैं, जानना चाहते हैं कि वर्थ इट है आगे 1 साल 2 साल और रुकने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा। आई थिंक विवेक, बैंक ऑफ बड़ौदा में इन्होंने निवेश किया है, मेरी राय में इनको होल्ड करना चाहिए। हालांकि बाइंग प्राइस से इनका कॉस्ट काफी ऊपर है, बट अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा को देखें तो फ्रंट लाइन पीएसयू बैंक है और यहाँ पे जिस प्रकार की एसेट क्वालिटी और जो क्लीन अप बैंक ने पहले किया है, हमको लग रहा है कि इट इज वेल पोजीशन कंपेयर टू द स्मॉलर पीएसयू बैंक्स। और दूसरी बात यह है कि अभी जो बैंक कंसोलिडेशन होने वाला है, वहां पे शायद इन द नियर टर्म थोड़ा बहुत धक्का बैंक ऑफ बड़ौदा को मिले, क्योंकि कोई लॉस मेकिंग बैंक इस बैंक में मर्ज होगी, बट ये पॉसिबिलिटीज है। तो मेरे ख्याल से कम 12 से 18 महीने का व्यू रखे, ये बैंक में जरूर पैसा बनेगा, बट मेरे ख्याल से टाइम होराइजन थोड़ा लंबा रखना चाहिए। इस बीच अहमदाबाद चलते हैं। अहमदाबाद से गौरव हमारे साथ हैं अपना सवाल लेकर। गौरव, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहते हैं आप?
और राइट, गौरव का संपर्क शायद टूट गया, लेकिन सवाल इनका है गुजरात पीपावाव पे 142 रुपए की इनकी खरीद है, 139 पर है ये, ज़्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। लोकेश, क्या करना चाहिए? मीर जी, इसमें एक साइड गुजरात पीपावाव पे स्टॉक्स को स्टडी करते हैं, इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हो रही है जहां पे स्टॉक की क्रूशियल सपोर्ट आती है क्लोज टू लेवल्स ऑफ 134 एंड द इमीडिएट रेजिस्टेंस इज क्लोज टू लेवल्स ऑफ 142। इन द करंट मार्केट कंडीशन स्टॉक में थोड़ी स्टेबिलिटी बनी हुई है। फिलहाल 135 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए एंड वेट फॉर द स्टॉक टू क्रॉस 142 विद वॉल्यूम्स। अगर सेकंड हाफ में स्टॉक आपको 142 विद वॉल्यूम्स क्रॉस होता हुआ नजर आए तो आप 148 150 के लक्ष्य को ऊपर की तरफ देख सकते हैं। चलिए धनबाद चलते हैं जहां से विशाल है फोन लाइन पर हमारे साथ। विशाल, यूनिटेक के शेयर्स लिए आपने, कब लिए ये? जी सर, 2 महीने पहले लिए। 2 महीने पहले? किस कारण लिया आपने? सर बस ऐसा ही ले लिए। ऐसे ही ले लिए? हाँ सर। आपकी मेहनत की कमाई है तो ऐसे ही खर्च देते हैं क्या? नहीं सर, जानकारी ली थी यूनिटेक के बारे में। जानकारी थी आपके पास? अच्छा, चलिए। अभी आपका क्या नजरिया है कि हम कितने, 2-3 महीने के लिए है कि कितने और रुक सकते हैं? 6 महीने तक। 6 महीने तक आप रुक सकते हैं इसमें? चलिए। लोकेश, 8 रुपए में लिए इन्होंने यूनिटेक के शेयर्स, शॉर्ट टर्म ही है इनका व्यू। विवेक जी, यूनिटेक के चार्ट्स काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना हुआ है जो साफ साफ इंडिकेट करता है कि जब भी स्टॉक में एक अच्छी हाई देखा जाता है वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाती है। सर, आपको यही एडवाइस दी जाती है, सेल ऑन राइज की नीति को अपनाइए। जैसे स्टॉक आपकी प्राइसिंग के आसपास आए इसमें से आप बाहर निकलिए। दिस इज नॉट अ राइट प्लेस टू इन्वेस्ट। अगर आपने लंबा नजरिया रखना है मार्केट में तो देर अच्छे भी विकल्प है मार्केट में, जहाँ पे आप मारुति के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज और फाइजर जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो अगले 5 सालों में आपके पोर्टफोलियो में 30 से 40% की अपसाइड रिटर्न देंगे। फिर से अहमदाबाद चलते हैं, प्रेरक हमारे साथ हैं। प्रेरक, मॉर्निंग, क्या सवाल है? सर, मैंने कैमलिन साइंस के 100 शेयर्स लिए 85.50। अच्छा, 85.50 पर लिए हैं। या टू अवेल 20 to 25% प्रॉफिट, व्हाट शुड द टाइमलाइन शुड आई टारगेट? टाइमलाइन थोड़ा नुकसान हो रहा है फिलहाल आपको। अविनाश, कैमलिन फाइनेंस क्या सलाह होगी आपकी? फिलहाल थोड़ा नुकसान हो रहा है इन्हें, शुड ही वेट? नहीं, या आई थिंक ही शुड वेट। मीर, ये डेफिनेटली एक वेल पोजिशन्ड कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। हालांकि लास्ट 2 क्वार्टर्स कंपनी के लिए थोड़े से खराब है, बट हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, अगर इन्वेस्टर का कम से कम 1-1.5 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पे होल्ड करे। मेरे ख्याल से मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे। चलिए, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, आपके लिए यही है सलाह। शुक्रिया अविनाश हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। लोकेश, आपका भी शुक्रिया। आपका बाजार को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन बाजार पर हमारी नज़र बनी रहेगी क्योंकि आज वॉलेटिलिटी अच्छी खासी है और 9850 बार बार टेस्ट हो रहा है। तो आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार।